आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहां आशियां बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद हैं, खड़ा हूं अभी, गिरा नहीं हूं। अभी जंग बाकी है मेरे दोस्तों, और अभी मैं हारा भी नहीं हूं। मैं गौरव शर्मा, गौरव मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे सरकार हमारे एग्जामों में कितने ही कोताहली बरत ले, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हमें हमारी मेहनत करते रहनी है, क्योंकि अभी हमें ये जंग जीतनी है। तो दोस्तों, आज हम जो नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, वो नया टॉपिक हम चालू करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्तक। तो आप लोग सभी हेडिंग डाल लीजिए एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है, या फिर इस टॉपिक को हम कह सकते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्त्य। तो हम जो पहले पोर्शन पढ़ने वाले हैं, वो हम पहले पोर्शन पढ़ने वाले हैं एलसीएम का। किसका पढ़ने वाले हैं? एलसीएम का। तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि एलसीएम को मैं क्या कहता हूं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और अब यहां से हम धीरे धीरे एलसीएम को समझते हुए चलेंगे कि एलसीएम आपका क्या होता है। तो अगर मैं बोलता हूं कि अगर मुझे एलसीएम को समझना है, लघुत्तम समावर्त्य को समझना है, तो मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलूंगा और उस एग्जांपल से हम इसे समझते हुए चलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों के पास तीन संख्या हैं। एक संख्या आप लोगों के पास है 10, एक संख्या आप लोगों के पास है 12 और एक संख्या आप लोगों के पास है 20। मैं कहता हूं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर मैं बात करूं कि 10 के मल्टीपल आपके क्या क्या होंगे, तो आप बोलोगे 10 का पहला मल्टीपल 10 खुद होगा, 20 होगा, 30, 40, 50, 60 और ऐसे ये आपके आगे कंटिन्यू होंगे। ऐसे अगर मैं बात करता हूं कि 12 के मल्टीपल क्या होंगे, तो आप बोलोगे 12 का मल्टीपल होगा 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चार 48, 12 पंजे 60 और 12 छः 72 और ऐसे ये भी आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे। और इसी प्रकार अगर मैं तीसरे संख्या के मल्टीपल की बात करूं, तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80 और ऐसे ये आगे आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे। मैंने बोला लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटे से छोटा गुणज। अगर मैं बात करता हूं तीनों की 10, 12 और 20 की, कि इनमें सबसे छोटा गुणज कौन सा है जो इनमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैं बात करता हूं, आप सभी को पता है कि अगर मैं यहां पर बात करूं कि मैं देखता हूं कि तीनों के मल्टीपल में जो ये 60 आ रहा है, तीनों के मल्टीपल में जो ये 60 आ रहा है, केवल वही आपका क्या आ रहा है, कॉमन। केवल वही आपका क्या आ रहा है, कॉमन। 60 से पहले ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों में क्या आ रही है, कॉमन। यानी 60 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 10 से भी विभाजित है और 12 से भी विभाजित है और 20 से भी क्या है, विभाजित। मैंने बोला 60 से पहले कोई एक ऐसी संख्या है कि जो तीनों से विभाजित है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बोला सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो तीनों से विभाजित है, वो आपकी कौन सी है, 60। तो यहां से आपके लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम एचसीएफ की डेफिनेशन क्या निकल कर आती है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से, जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह विभाजित हो। वो आपकी क्या कहलाती है,
एलसीएम लघुत्तम समावर्ती। जैसे मैं बात करूं, मैंने बोला तीनों में छोटा से छोटा कॉमन गुणज कौन सा आया? 60। 60 आपका 10 से भी विभाजित है, 60 आपका 12 से भी विभाजित है और 60 आपका 20 से भी विभाजित है। यानी 10, 12 और 20 का जो एलसीएम निकल कर आएगा वो एलसीएम कितना निकल कर आएगा? 60। एक बार आप इस डेफिनेशन को नोट कीजिए और नोट करना चाहें तो आप इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम आगे। मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप लोगों को को प्राइम नंबर दे दिए गए हैं, कौन से नंबर दे दिए गए हैं? को प्राइम, यानी सह अभाज्य संख्या। या फिर आप इनको रिलेटिवली प्राइम भी बोल सकते हैं। एक ही चीज होती है तीनों, कोई अलग अलग पढ़ा देता है, कोई इनको एक साथ पढ़ा देता है। मैंने बोला को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनका HCF कितना हो? 1, यानी जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो। ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है उनका HCF कितना है? 1। वो आपकी क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख दिया 5 और 11। ये दोनों संख्याएं कैसी हैं? सहअभाज्य संख्या। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की और बात कर लेता हूं, मैंने आपके सामने लिख दिया 6 और मैं मान लीजिए आपके सामने लिख देता हूं 11। ये दोनों भी कैसी हैं? सहअभाज्य संख्या। या फिर मैं आपके सामने लिख देता हूं कि मैंने एक तो लिख दिया 8 और एक मैंने लिख दिया 21, तो ये भी आपके सामने कैसी हैं? सहअभाज्य संख्या। मैं आप लोगों से बोलता हूं अगर इनका HCF 1 है, इनका HCF क्या है? 1, तो अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो मैंने बोला कि 5 और 11 में कोई कॉमन गुणज आएगा क्या? भाई 5 का पूरा पहाड़ा पढ़ लीजिए, 11 का पूरा पहाड़ा पढ़ लीजिए, कोई भी कॉमन गुणज नहीं आएगा। मतलब इनका जो एलसीएम निकल कर आएगा, मतलब इनका जो एलसीएम निकल कर आएगा, क्या वो इन दोनों को गुणनफल ही निकल कर आएगा क्या? तो 5 और 11 का एलसीएम कितना आया? 55। 6 और 11 का एलसीएम कितना आया? 66। 8 और 21 का एलसीएम कितना आया? 168। तो बस मैं केवल आप लोगों को यह बताना चाहता हूं इन एग्जाम्पलों के माध्यम से कि जितनी भी को प्राइम नंबर्स होते हैं, सहअभाज्य संख्या होती हैं, उनका एलसीएम उन संख्याओं का गुणनफल ही होता है। तो आप इसकी डेफिनेशन में या फिर आप इसको समझकर ऐसे लिख सकते हैं कि सहअभाज्य संख्याओं का, सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है, उनका एलसीएम होता है। यानी अगर कोई 2 या 3 नंबर को प्राइम है तो उनको आपस में गुणा कर लीजिए और वो उनका क्या आ जाता है वहां से? एलसीएम। नोट कीजिए एक बार। चलिए अब आगे बात करता हूं कि आप एलसीएम निकालने के कितने तरीके यूज कर सकते हैं। आपको एलसीएम निकालने के कितने मेथड आते हैं या कितने मेथड आप लोगों को पता होने चाहिए। तो मैं एलसीएम निकालने का पहला मेथड आप लोगों को बता रहा हूं और पहला मेथड जो आपका है उसे मैं कहता हूं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। और ये आपका डिवीजन मेथड क्या होता है? जैसे मैं आप लोगों से बोल देता हूं कि आप लोगों को एलसीएम निकालना है 10 का, 12 का और 20 का। तो मैंने बोला कि मैं इसमें डिवीजन मेथड अप्लाई कर दूंगा। अब डिवीजन मेथड में कैसे अप्लाई करता हूं? मैं बोलता हूं इन तीनों के
हम गुणनखंड करना चालू कर देते हैं, इन तीनों में भाग देना चालू कर देते हैं। तो मैंने बोला सबसे पहले भाग कितने का गया, 2 का, 2 पंजे 10, 2 छिंगी 12, 2 एकम 2। फिर मैंने देखा कि 5 में 2 का भाग नहीं जा रहा, लेकिन अगली 2 संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है, तो मैं इनमें वापस 2 का भाग दे देता हूं। तो 5 में नहीं गया, 5 का 5, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब तीनों संख्याओं में किसी का भाग नहीं जा रहा, लेकिन 2 में जा रहा है, तो मैंने 5 का भाग दे दिया। 5 एकम 5, 3 का 3 और 5 एकम 5। मैंने देखा अब कोई भाग देना जरूरी नहीं है, अगर आप देना चाहो तो 3 का भाग और दे लीजिए, लास्ट में आपका क्या बच जाएगा, 1 1 1। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 गुणा 5 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 तिया 60। तो इनका जो एलसीएम निकल कर आया, वो एलसीएम कितना निकल कर आया, 60। ये तो है हमारा कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड। दूसरा आपका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो आपका दूसरा मेथड होता है वो आपका क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना भाई, हो सकता है स्पेलिंग आपकी गलत हो, मेरी इंग्लिश इतनी ही अच्छी है। एक बार देख लेता हूं आपका ये बोर्ड से कट रहा है या नहीं कट रहा। चलो नहीं कट रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये मेथड आपका क्या कहता है, मेरे पास 3 संख्या है 10, 12 और 20। तो मैं सबसे पहले 10 के फैक्टर करता हूं, फिर मैं 12 के फैक्टर करता हूं, और फिर मैं कितने के फैक्टर करता हूं, 15 के। फिर मैं कितने के फैक्टर करता हूं, 15 के। चलो हम फैक्टर कर लेते हैं एक बार। मैंने बोला मैंने 10 के फैक्टर किए, तो 10 के फैक्टर अगर आप लोग करते हो तो 10 के फैक्टर आपके क्या आते हैं, 2 गुणा 5। 12 के करते हो तो 2 का स्क्वायर और गुणा में कितना, 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया 12। और 15 के करते हो तो कितना आता है, 3 गुणा 5। कितना आता है, 3 गुणा 5। मैं कहता हूं कि जिन संख्याओं के आपने फैक्टराइजेशन किए हैं, गुणनखंड किए हैं, उनमें से मुझे उठानी है सबसे बड़ी पावर। उनमें से मुझे कौन सी पावर उठानी है, सबसे बड़ी पावर। सबसे बड़ी पावर यानी हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी घात। अच्छा जी, मैं बोलता हूं कि 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2। 3 की पावर कितनी है, एक तो 3 का 3 और 5 की पावर भी 1, तो 5 का 5। 2 की पावर तो 4, 4 दिया 12 और 12 पंजे 60। तो आपका एलसीएम यहां से भी कितना निकल कर आया, 60। आपका एलसीएम यहां से भी कितना निकल कर आया, 60। तो ये चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं एलसीएम निकालने के लिए। मैं लेकिन आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, हमें इन दोनों में से कोई सा भी मेथड ट्राई नहीं करना है, हमें हमारा अपना तरीका ट्राई करना है, जिससे हम एलसीएम बहुत जल्दी फाइंड कर सकें। चलो आगे बात करते हैं अब। आशा करता हूं दोनों मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक को हम हवा में उड़ा देंगे, चुटकियों में क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। बस आप लोगों को पता होना चाहिए हमें करना क्या है। अच्छा जी, अगर मैं तीसरे मेथड की बात करूं, तो वो आपका होता है कैंसिलेशन मेथड। अब कैंसिलेशन मेथड आपका क्या कहता है, मैंने बोला जैसे आप लोगों के पास 3 संख्या दी हुई है, 10, 12 और कितनी दी हुई है, 20। 10, 12 और कितना दिया हुआ है, 20। मैं कहता हूं कि इनको आप कैसे अप्लाई करेंगे और आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, किससे, कैंसिलेशन मेथड से। तो मैं आप लोगों से क्या कहता हूं, हमें वैल्यू को यहां से कैंसिल आउट करना है। कैसे करना है, मैं ये देखता हूं कि तीनों वैल्यू ऐसी कौन सी वैल्यू है जिनसे कट रही है। तो मैंने बोला देखो 10 भी मैं काट सकता हूं, कितने से, 2 से। तो 2 पंजे 10, 2 छिंगी 12 और 2 एकम 2, कितना आया, 10। मैंने ये तीनों वैल्यू काटी कितने से, 2 से। तो मैं यहां पर 2 को लिख लेता हूं, 2 गुणा। मैं कहता हूं क्या आपके पास अब ये तीनों वैल्यू अलग अलग आ चुकी हैं क्या, तीनों वैल्यू अलग अलग आ चुकी हैं। और मैं कहता हूं अगर ये तीनों वैल्यू अलग अलग आप लोगों की आ चुकी हैं, तो इन तीनों वैल्यू का जो एलसीएम निकल कर आएगा, वो एलसीएम कितना निकल कर आएगा, 30। वो एलसीएम कितना निकल कर आएगा, 30। मैंने बोला इन बची हुई तीनों वैल्यू का जो एलसीएम निकल कर आया, उसे आप गुणा कर दीजिए जिससे आपने पहले
काटा था तो 30 दूनी 60, आपका एलसीएम यहाँ से कितना निकल कर आ गया 60, आपका एलसीएम यहाँ से कितना निकल कर आ गया 60। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आप ऐसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब मैंने बोला जो हमें अप्लाई करना है वो हमें अप्लाई करना है हमारा अपना मेथड, और वो चौथा मेथड। मैं कहता हूं इस चौथे मेथड को आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैंने कहा 3 संख्या है मेरे पास, एक है 10, एक है 12 और एक कौन सी है 20। एक कौन सी है 20। मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो सबसे बड़ी संख्या है ना, इसको आप क्या मान लीजिए एलसीएम। इसको आप क्या मान लीजिए एलसीएम। यानी मैंने कहा मैंने 20 को एलसीएम मान लिया, सबसे बड़ी संख्या ले ली मैंने, 20 क्या ले ली 20 को मैंने क्या मान लिया एलसीएम। अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि एक एक संख्या को हम चेक करते हैं। मैंने बोला 10, क्या 20 के अंदर 10 कवर हो गया है क्या? 10 दूनी 20 यानी 20 के अंदर 10 कवर हो गया है। अच्छा जी, गुणा 10 मेरा खत्म क्योंकि 20 के अंदर कवर हो गया। अच्छा 12, मैंने बोला 12 में से कौन सी चीज आपकी कवर हो गई? तो ये मेरा होता है 4 तिया 12, और मैं बोलूं 20 के अंदर 4 कवर हो गया क्या? 4 गुणा 5 20 होता है, 4 कवर हो गया। यहां से बचा केवल कितना 3, तो इस बचे हुए को मैंने यहां लिखा, और 20 तिया कितना हो गया 60, और यही 60 मेरा क्या आ जाता है एलसीएम। यही 60 मेरा क्या आ जाता है एलसीएम। और इस मेथड को आप लोगों को सीखना है क्योंकि हम इसे ही अप्लाई करने वाले हैं। चलो इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे मैं आप लोगों से बोलता हूं, मैंने आप लोगों से बोला मान लीजिए आप लोगों के पास संख्या दे रखी है 27, 30 और मान लीजिए आपको दे रखा है कितना 81। 27, 30 और 81। मैंने बोला सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 81, तो मैंने 81 को यहां पर लिख दिया। 81 को यहां पर लिख दिया। मैंने बोला 81 के अंदर 27 काउंट हो गया क्या? 27 या 81 बिल्कुल हो गया। अच्छा 30, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 10 गुणा में 3। 10 गुणा में 3, मैंने देखा 81 के अंदर 3 तो कैलकुलेट हो गया, बच कितना गया 10। तो आपका जो लघुत्तम आएगा वो लघुत्तम कितना आएगा 810। तो इन चीजों को मैं अप्लाई करूंगा आगे टॉपिक के अंदर। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर आपको लघुत्तम समावर्त्य के क्वेश्चनों को चुटकियों में और 5 से 6 सेकंड या 10 सेकंड में खत्म करना है, तो आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता के नियम पता होने चाहिए। आपको भाजकता के नियम पता होने चाहिए। तो आपको भाजकता के नियम पता होंगे तो आप लघुत्तम समावर्त्य के टॉपिक को बहुत आसानी से सोल्व कर देंगे। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग हेडिंग डाल लीजिए भाजकता के नियम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डिविजिबिलिटी रूल भाजकता के नियम। बहुत अच्छे से हम इनको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से हम इन चीजों को समझेंगे और फिर हम इनको क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे। चलिए, तो अब मैं बात करता हूं कि भाजकता के नियम आपके क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं एक की भाजकता का नियम, यानी एक से कौन कौन सी संख्या आपकी विभाजित हो सकती है, तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि एक ऐसी संख्या है जो हर किसी संख्या को पूरी तरह विभाजित करती है। एक ऐसी संख्या है जो हर किसी संख्या को पूरी तरह विभाजित करती है, लेकिन एक किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। सारी संख्याओं को विभाजित करेगा एक, लेकिन खुद कभी भी किसी से विभाजित नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं कि एक सभी संख्याओं को मैं आपको पूरे नोट्सों की तरह यहां पर लिखवा रहा हूं, आप नोट्स भी बना सकते हैं। एक सभी संख्याओं को पूरा विभाजित करता है, जबकि कोई भी संख्या
जबकि कोई भी संख्या एक को पूरी विभाजित नहीं करती। पूरी विभाजित नहीं करती। जैसे अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि भाई मैं 20 में 1 का भाग देता हूं, तो मैंने बोला पूरा पूरा गया। मैंने बोला मैं 17 में 1 का भाग देता हूं, पूरा पूरा गया। मैंने आप लोगों से बोला कि मैं 1938 में अगर 1 का भाग देता हूं तो पूरा पूरा गया। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मैंने बोला कि मैं 1 में 20 का भाग दे रहा हूं, या फिर मैं बोल देता हूं कि मैं 1 में 18 का भाग दे रहा हूं, तो मैंने बोला कि 1 तो सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करेगी, लेकिन 1 को कोई भी संख्या पूरी तरह विभाजित नहीं करती है। तो ये आपके होता है 1 के भाजकता का नियम। अच्छा जी, एक अंक आपका होता है 0। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप किसी भी संख्या में, जैसे मैंने बोला 7, 0 का भाग देते हैं, जैसे मैंने बोला 81, कितने का भाग देते हैं? 0। अगर आप किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो आपके पास आता है इन्फिनिटिव। हम इसे इन्फिनिटिव बोलते हैं। वैसे ये अनडिफाइन होता है, यानी ज्ञात नहीं किया जाता, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि 0 में आप किसी संख्या का भाग देते हैं, जैसे मैं 0 में 7 का भाग दे लेता हूं, मैं 0 में कितने का भाग दे लेता हूं? 81 का, तो आपके पास हमेशा क्या प्राप्त होता है? 0। किसी संख्या में 0 का भाग दोगे आप कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते, इनडिफाइन होता है। लेकिन अगर आप 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो आप लोगों के पास क्या आता है? 0। तो ये चीज भी आप लोग यहां से ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं हम आगे। ये तो बात हो गई हमारी 1 की। तो हेडिंग आप सभी लोगों ने डाल ली थी कि डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता के नियम। चलिए अब आगे बात करते हैं हम 2 से भाज्य संख्या कि 2 से आपकी कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि जिनके अंतिम अंक में, इकाई अंक में, वे संख्या जिनके अंतिम अंक में 2 का भाग जाता है। 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। अच्छा जी, अगर ऐसे में बात करूं कि 4 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, ऐसे ही मैं क्या बात करता हूं? 4 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो मैं बोलता हूं वे संख्या जिनके अंतिम 2 अंकों में चार का भाग जाता है, या जिनके अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य होते हैं। 2 या 2 से अधिक शून्य होते हैं। तो वे संख्या आपकी किससे विभाजित होती हैं? 4 से। मैं अभी आपको इन सभी के एग्जाम्पल समझाऊंगा, बस मैं एक बार आपको नियम बता देता हूं, फिर मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा जहां से आप लोग को ये चीजें याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 8 से, तो 8 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि वे संख्याएं जिनकी अंतिम 3 अंकों में
8 का भाग पूरा पूरा जाता है, या जिनके अंत में 3 या 3 से अधिक शून्य होते हैं। 3 या 3 से अधिक शून्य होते हैं तो वो संख्या कितने से विभाजित होती है? 8 से। अच्छा, अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप इनको सीधा कैसे याद रख सकते हैं, सीधा आप इनको कैसे याद रख सकते हैं। अच्छा, मैंने बोला सबसे पहले मैंने पढ़ा 2 से, क्या मैं लिख सकता हूं क्या 2 से? फिर मैंने पढ़ा 4 से, तो मैंने क्या लिखा 4, और फिर मैंने पढ़ा 8 से, फिर मैंने क्या लिख दिया 8। अच्छा, मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप 2 को लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। मैंने बोला 4 को क्या आप लोग लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 2। मैंने बोला 8 को आप लोग लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 3। और इसी प्रकार अगर मैं आगे बात करूं तो आपके पास आ सकता है 16, आपके पास आ सकता है 32, आपके पास आ सकता है 64। तो मैंने बोला 16 को आप लोग 2 के फॉर्म में क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4, 32 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 5, 64 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 6। क्या रिलेशन निकल के आता है, बहुत अच्छे से आप लोग इस चीज को यहां पर समझ लेना। मैंने बोला कि 2 से वो संख्या विभाजित होती हैं जिनके अंतिम अंक में 2 का भाग जाता है। तो मैंने बोला यहां पर पावर कितनी 1, तो मतलब अंतिम 1 अंक, यानी अंतिम 1 अंक में भाग जाना चाहिए। अच्छा, 4 से मैंने पढ़ा कि अंतिम 2 अंकों में भाग जाता है, या मिनिमम कितनी जीरो होना चाहिए 2। मैंने बोला यहां पर पावर 2 ही है क्या, यानी अंतिम 2 अंक 2 अंकों में भाग जाना चाहिए, और अंत में मिनिमम कितनी जीरो होनी चाहिए, कम से कम 2 जीरो। 8 में मैंने पढ़ा अंतिम 3 अंक, क्या पावर 3 ही है क्या, मतलब कितने अंक हो जाएंगे 3 अंक। यानी मैं आप लोगों से कहता हूं अगर 2 की पावर 1 है तो 1 अंक में भाग जाना चाहिए, 2 की पावर 2 यानी 4 है तो 2 अंकों में भाग जाना चाहिए, 2 की पावर 3 यानी 8 है तो 3 अंकों में, 2 की पावर 4 तो कितने अंक हो जाएंगे 4 अंक। यानी 16 के भाजकता का नियम क्या बना, जिसके अंतिम 4 अंकों में 2 का भाग जाए, या अंत में कितनी जीरो होनी चाहिए 4। यहां पर कितने अंक हो जाएंगे 5 अंक, और यहां पर इसी प्रकार ये आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये हमारे होते हैं 2 के भाजकता के नियम से संबंधित सारे, 4 का भाजकता का नियम, 8 का, 16 का, 32 का और 64 का। एक बार आप इन्हें देखिए, फिर इनके ऊपर एग्जांपल्स करते हैं। चलो, अब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो मैं एक एक का यहां से एग्जाम्पल लेते हुए चल रहा हूं। मैंने बोला कि मैंने संख्या लिखी एक 1836, एक मैंने संख्या लिखी 24,540, एक मैंने संख्या लिखी 19,256। तो मैं कहता हूं कि ये तीनों संख्या किस किस से विभाजित हैं। तो मैंने बोला अंतिम अंक क्या है 6, 2 का पूरा भाग जा रहा है, मतलब ये आपकी 2 से पूरी तरह विभाजित है। मैंने बोला 4 का नियम देख लेते हैं। 4 के नियम में अंतिम 2 अंकों में जाना चाहिए, अंतिम 2 अंक क्या है 36, 4 में 36, मतलब ये आपका 4 से भी विभाजित है। मैंने बोला मैं 8 का चेक करता हूं, 3 अंकों में जाना चाहिए, 8 1 कम 8, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, मतलब 8 से विभाजित नहीं है। चलो मैं 16 का भी चेक कर लेता हूं, 4 अंकों में भाग जाना चाहिए, 16 एकम 16 बचा कितना 2, 16 एकम 16 बचा कितना 7, 16 से भी विभाजित नहीं है। तो ये संख्या केवल कितने से विभाजित है 2 और 4। अगले की बात करते हैं। मैंने बोला 0 तो हर संख्या से पूरी पूरी विभाजित है, तो ये संख्या आपकी 2 से भी विभाजित, ये संख्या आपकी 4 से भी विभाजित। अंतिम 3 अंकों में भाग देकर देख लेते हैं।
तो ये आपका आया 8 छिंगे 48, 8 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या केवल आपकी 2 और 4 से विभाजित है। यहां पर बात कर लेते हैं, ये संख्या आपकी 2 से विभाजित है, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 से विभाजित है। 8 से चेक कर लेते हैं, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 3 अंकों में भी भाग जा रहा है, तो ये आपकी 8 से भी विभाजित होगी। 16 का भी आप चेक कर सकते हैं, तो आप खुद चेक कर लेना। तो ये यहां पर मैंने आपको इनके एग्जाम्पल बता दी है। पावर 1 अंक में जाना चाहिए, 2 अंकों में जाना चाहिए, 3 अंकों में, 4 तो 4 अंकों में। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे अपने रजिस्टर में नोट कीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं 3 के भाजकता के नियम की और 9 के भाजकता के नियम की। 3 के भाजकता का नियम आपका क्या कहता है और 9 के भाजकता का नियम आपका क्या कहता है। तो मैं अब पढ़ता हूं 3 से भाज्य संख्या। 3 से भाज्य संख्या, 3 के भाजकता का नियम यह कहता है किसी संख्या के अंकों के योग में, किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग पूरा जाता है, तो वो संख्या 3 से क्या होती है, पूरी तरह विभाजित होती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो मैं आप लोगों से कहता हूं, मैंने एग्जाम्पल आपके सामने लिखा 123, मैंने एग्जाम्पल आपके सामने क्या लिखा 123, और मेरे सामने आ जाता है कि 3 से विभाजित है या नहीं है। तो मैं करता क्या हूं, इसके अंकों का योग कर लेता हूं। अंकों का योग कैसे, 1 प्लस 2 प्लस 3, मैंने देखा अंकों का योग कितना आया 6, और मैं कहता हूं क्या 6 3 से पूरी तरह विभाजित है क्या? जी हां, 6 3 से पूरी तरह विभाजित है। 3 दूनी 6, यानी 123 आपकी 3 से पूरी तरह क्या होगी, विभाजित होगी। इसी प्रकार अगर मैं एक एग्जांपल आपके सामने और लिख देता हूं, मैंने मान लीजिए आप लोगों के सामने एग्जांपल लिख दिया 1326। मैं कहता हूं कि मुझे चेक करना है विभाजित है या नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, अंकों का योग। मैं यहां से इसके अंकों का योग करता हूं, तो मेरे पास आया 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, सब्र रखें, सारी चीज आपको कराई जाएंगी। 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 1 12, अंकों का योग कितना आया 12, और मुझे पता है 12 3 से पूरी तरह विभाजित है, तो मैं कह सकता हूं 1326 से 3 से पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो हुआ 3 के भाजकता का नियम। अब मैं बात कर रहा हूं 9 से भाज्य संख्या। 9 से भाज्य संख्या, मैं कहता हूं जैसे आपके 3 के भाजकता का नियम होता है, वैसे ही आपके किसका भाजकता का नियम होता है, 9 से। कैसे? मैंने बोला यहां पर तो कितने का भाग जाना चाहिए, 3 का, और यहां पर किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का भाग पूरा जाता है, तो वो संख्या कितने से विभाजित हो जाएगी, 9 से। और इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे बहुत काम आएगा पूरी अर्थमेटिक के अंदर, पूरी मैथ्स के अंदर। अच्छा जी,
अब 9 के भाजकता के नियम की अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो जैसे मैं आप लोगों से बोलता हूं 729। अच्छा, अंकों का योग मैं सीधा कर देता हूं। मैंने बोला 7 और 2 9, 9 और 9 18, यानी अंकों का योग आपके पास कितना आया 18, और मुझे पता है 18 9 से पूरी तरह विभाजित है, मतलब ये संख्या आपकी 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। अच्छा जी, मैंने एक एग्जाम्पल यहां से और लिख लिया। मैंने एक एग्जाम्पल यहां से क्या लिखा, 6561। 6561 में अंकों का योग करता हूं, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, इसके अंकों का योग भी कितना आया 18, और मुझे पता है 18 9 से पूरी तरह विभाजित है, मतलब ये संख्या भी 9 से पूरी तरह क्या है विभाजित। मैं आप लोगों से क्या कहता हूं कि मैं इसमें सीधा 9 का भाग देकर देखता हूं कि 7 और 2 9, 9 से 9 गया, शेष कुछ बचा क्या, नहीं बचा, 0। अगर संख्या के अंकों का योग पूरा 9 से विभाजित है, 7 और 2 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ऐसे यहां पर मैंने बोला 6 और 5 11, 11 और 6 17 और 1 18, पूरा कट गया। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि आपके सामने एक संख्या ये दे रखी है आपको, और मैं पूछूं ये 9 से पूरी तरह विभाजित है क्या। आप अंकों का योग करोगे और फिर उनको आप 9 से विभाजित चेक करोगे। मैं कहता हूं सीधा काटिए। मैंने बोला 7 और 2 कैंसिल, 3 और 6 9 कैंसिल, 9 का 9 कैंसिल, 5 और 4 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल। मैंने बोला कुछ बचा, सब कुछ कट गया, मतलब ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके पास संख्या ये ऐसे होती 7 2 3 6 9 5 4 8 1 5, मैं पूछता ये संख्या विभाजित है या नहीं है, तो आप क्या करते, इसको चेक करते हैं। 7 और 2 9 गया, 3 और 6 9 गया, 9 से 9 गया, 5 4 9 गया, 8 और 1 9 गया, बच कितना गया 5, मतलब ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। इसका मतलब अगर आप इस संख्या में 9 का भाग दोगे तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 5, शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 5, यहां पर शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है 0। मैंने बोला 9 से कटने वाली मैंने सारे अंक हटा दिए, बचा मेरे पास कितना 5, और ये बची हुई संख्या या बचा हुआ अंक आपका क्या कहलाएगा शेषफल, कब 9 की कंडीशन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट लगाइए और एक बार इसे देखिए। अब बात करते हैं आगे। मैं आगे आप लोगों से बात करता हूं 6 से भाज्य संख्या का, 6 से भाज्य संख्या का, कि 6 से कौन सी संख्या आपकी विभाजित होती है। तो मैं आप लोगों से कहता हूं 6 से वो संख्या विभाजित होती हैं, एक सेकंड रुकना, मैं आप लोगों से क्या कहता हूं 6 से वो संख्या विभाजित होती है। अगर मैं 6 के टुकड़े करूं तो 6 के टुकड़े क्या होते हैं 3 और 2, यानी वे संख्याएं जो 3 व 2 दोनों से पूरी तरह विभाजित हों। तो जो संख्या 3 से भी पूरी तरह विभाजित हो गई और 2 से भी पूरी तरह विभाजित हो गई, वो संख्या 6 से पूरी तरह क्या हो जाएगी विभाजित। जैसे मैं एग्जांपल देखता हूं, मैंने बोला 216, मैं आप लोगों के सामने बोल देता हूं 1296। अब मैं चेक कर लेता हूं जल्दी से एक बार। मैंने बोला 216 6 से विभाजित है क्या। सबसे पहले मैं 2 की बात करता हूं, इसका इकाई अंक 2 से विभाजित है, इसका अंतिम अंक 2 से विभाजित है, दोनों संख्या 2 से विभाजित हैं। अब 3 की बात आती है, अंकों का योग 6 और 1 7, 7 और 2 9, मतलब ये 6 से विभाजित हो गई। 2 और 1 3, 3 और 3 3 और 6 9, 9 और 9 18, ये भी आपकी क्या हो गई 6 से विभाजित।
ये संख्या भी 2 व 3 से विभाजित है, ये संख्या भी 2 व 3 से विभाजित है। अगर दोनों संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो ये संख्या कितने से विभाजित हो जाएगी? 6 से। तो ये आपका था 6 के भाजकता का नियम, ये आपका था 6 से भाजकता का नियम। अगर अब मैं आप लोगों से आगे बात करता हूं, तो अब हम बात करने वाले हैं 5 से भाज्य संख्याओं की, 5 से भाज्य संख्याओं की, कि 5 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। तो हमने पढ़ा है कि जिनका अंतिम अंक 5 हो या 0 हो, वो संख्या कितने से विभाजित होती है? 5 से। अगर इसी प्रकार मैं बात करूं 25 से, कि 25 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती हैं, ये बहुत काम आएंगे आप लोगों को। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं, मैंने बोला जिनके अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हों या जिनके अंत में 2 0 हों, 2 0 हों, या फिर मैं ऐसे ही बात कर लेता हूं 125 से, कि 125 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी। तो मैं आप लोगों से कहता हूं वे संख्या जिनके अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित हो, या जिनके अंत में कम से कम 3 0 हो, 3 0 हो, तो वे संख्या कितने से विभाजित हो जाएंगी? 125 से। अब मैं आपसे वापस वही चीज बोलता हूं, मैंने बोला 5, 25, 125, मुझे एक रिलेशन साफ साफ दिखाई दिया। क्या? अगर मैं 5 की बात करता हूं तो मैं 5 को क्या लिख सकता हूं? 5 की पावर 1। अगर मैं 25 की बात करता हूं तो मैं 25 को क्या लिख सकता हूं? 5 की पावर 2। और अगर मैं 125 की बात करता हूं तो मैं 125 को क्या लिख सकता हूं? 5 की पावर 3। मैंने बोला 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 यानी अंतिम अंक कितने से विभाजित हो रहा है? 5 से। अंतिम अंक कितने से विभाजित हो रहा है? 5 से। 1 अंक यानी अंतिम अंक, या फिर 1 क्या हो? 0। मैंने बोला 5 की पावर 2, अंतिम 2 अंक या 2 0, तो अंतिम कितने अंक? 2 अंक। और ऐसे 125 में कितने अंक? अंतिम 3 अंक कितने से विभाजित होने चाहिए? 125 से। तो ये आपका जैसे 2 का नियम होता है वैसे ही किसका नियम होता है? 5 का। जल्दी से समझिए एक बार इसे। अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल से इनके एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मैं आप लोगों से पहला एग्जाम्पल बोल देता हूं 50, या फिर मैं ले लेता हूं 40। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले लेता हूं, मान लीजिए 4075। और एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले लेता हूं 2250। कितना ले लिया? 2250। तो मैंने बोला 40, अंतिम अंक 0 कितने से विभाजित हो रहा है? 5 से। अंतिम अंक 5, तो ये संख्या आपके 5 से तो विभाजित हो ही रही है। मैंने बोला अंतिम 2 अंक कितने हैं? 75, यानी ये आपका कितने से विभाजित हो जाएगा? 25 से भी विभाजित हो जाएगा। ऐसे यहां पर बात करता हूं, ये आपकी 5 से भी विभाजित है, 50 है यानी ये 25 से विभाजित है, 250 अंतिम 3 अंक, तो 125 को अगर मैं 2 बार गुणा करता हूं 250 आता है, तो ये मेरा 125 से भी क्या हो रहा है? पूरा पूरा विभाजित। एक बार आप डिवाइड कर देख लीजिए, 125 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो 125 बचा कितना? पूरा 100, 125,000 पूरा डिवाइड होगा 125 से भी। तो ये आपके होते हैं 5, 25 और 125 के भाजकता के नियम। अच्छा,
मैं 1 के भाजकता का नियम और बात कर लेता हूं, कौन से का? 10 का। तो 10 से कौन सी संख्या आपकी विभाजित होती है? कहता हूं टफेस्ट पोर्शन ऑफ डिविजिबिलिटी रूल, सबसे हार्ड है 10 के भाजकता का नियम। क्या है? बड़े गौर से देखना। मैं बोलता हूं वे संख्या जिनका अंतिम अंक, वे संख्या जिनका अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? 0। तो वे सभी संख्या कितने से विभाजित होंगी? 10 से। कहा था ना बहुत हार्ड है। ऐसी संख्या जिनका अंतिम अंक क्या हो? 0। जैसे मैं एग्जांपल में लिख देता हूं 50, अंतिम अंक 0, 10 से विभाजित मैंने लिखा 100, अंतिम अंक 0, 10 से विभाजित मैंने लिखा 1930, अंतिम अंक 0, 10 से विभाजित। तो स्क्रीनशॉट लो, नोट करो जल्दी से एक बार। चलो अब बात करते हैं 7, 11 व 13 की। 7, 11 और 13। बहुत ध्यान से समझना। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि अगर मैं 7 को, 11 को और 13 को आपस में गुणा करता हूं तो 11 7 77, तो 77 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं 7 या 21, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 9 1001। कितना आया? 1001। यानी मेरा कहने का मतलब, मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि यदि कोई संख्या 1000 से पूरी तरह विभाजित है, यदि कोई संख्या 1000 से पूरी तरह विभाजित है, तो क्या वो संख्या 13 से भी विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी और 7 से विभाजित होगी क्या? क्यों? अरे 1000 इन तीनों का तो गुणज है, और अगर गुणज है तो वे संख्याएं जो 1000 से विभाजित होंगी वो इन तीनों से भी पूरी तरह क्या होंगी? विभाजित। दूसरी बात, मैं देखता हूं कि तीनों आपस में कैसी हैं? कोप्राइम। कोप्राइम क्यों भाई? तीनों का HCF कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो तीनों आपस में कैसी हैं? कोप्राइम। यानी किन्हीं भी 3 या 2 कोप्राइम संख्याओं के गुणनफल से जितनी भी संख्या विभाजित होंगी वो उन संख्याओं से पूरी तरह क्या होंगी? विभाजित होंगी। अच्छा जी, अब जैसे मैं आप लोगों से मान लीजिए कह देता हूं कि मैं 1001 को गुणा कर देता हूं 687 से, तो मेरे पास क्या आता है? 687, 687। या फिर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं 1001 को मान लीजिए गुणा कर देता हूं 235 से, तो मेरे पास क्या आता है? 235 और 235। मान लीजिए मैं 1001 को गुणा कर देता हूं x, y और z से। 235 को 1001 से गुणा किया, 235 के 2 जोड़े आ गए, तो यहां पर भी क्या आ गया? x, y, z और x, y, z, यानी कोई सी भी संख्या आप लोगों की यहां पर हो सकती है। अच्छा, मैंने यहां पर क्या देखा कि मेरे पास कितनी संख्या प्राप्त हुई? 6। सॉरी, संख्या 1 प्राप्त हुई, अंक कितने प्राप्त हुए उस संख्या में? 6। मैंने देखा इन 6 अंकों की संख्या में 2 का पेयर बन रहा है, 3 अंकों का एक पेयर ये बन रहा है, 3 अंकों का एक पेयर ये बन रहा है। इन कितने पेयर बन रहे हैं? 2। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या? 6 अंकों की ऐसी संख्या जिसमें 3 अंकों के 2 जोड़े हों, तो वह संख्या
7, 11, 13 1001 से विभाजित होगी। तो इसे आप नोट डालकर लिख लेना, काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। 6 अंकों की एक संख्या है जिसमें 3-3 अंकों के 2 पेयर बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं, तो वो 7, 11, 13 और 1000 से पूरी तरह विभाजित होगी। अच्छा जी, ऐसी अगर मैं बात करता हूं कि मैंने बोलता हूं, आप इसे भी नोट डालकर लिख लेना। मैंने बोला एक संख्या है मेरे पास 101, मैंने इसको गुणा किया 27 से, तो मेरे पास कितना आया? 27। ये दोनों एक ही चीज है, तो इनको एक साथ नोट डालकर लिख लेना। और ऐसे में बोलता हूं कि मैं 101 को गुणा कर देता हूं 35 से, तो मेरे पास क्या आया? 35। तो मैं बोला 101 को अगर मैं गुणा करूं XY से, तो मेरे पास भी क्या आएगा? XY और XY, यानी 4 अंकों की संख्या जिसमें पेयर बन रहे हैं कितने के? 2-2 के। तो आप इसे भी नोट डालकर लिख लीजिए। 4 अंकों की वह संख्या जिसमें 2 अंकों के 2 जोड़े हों, 101 से विभाजित होगी। केवल कितने से विभाजित होगी? 101 से विभाजित होगी। तो इसे भी आप नोट डालकर लिख लेना। यहां दोनों से काफी बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6 अंकों की संख्या जिसमें 3-3 अंकों के 2 पेयर हों, 7, 11, 13 1001 से विभाजित होगी। और 4 अंकों की वह संख्या जिसमें 2 अंकों के 2 पेयर हों, हमेशा 101 से विभाजित होगी। देखिए एक बार और नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक मैं और हवा में जादू है, हार जो बेकाबू है। चलो अब मैं आगे बात करता हूं कि मैं 7, 11 और 13 की ही बात कर रहा हूं। अभी तो मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं? 7, 11 और 13 की। तो इनको बहुत अच्छे से समझते हुए चलना कि ये भाजकता का नियम आपसे क्या क्या कहलवाना चाहता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? 7, 11 और 13 से कौन कौन सी आपकी संख्या विभाजित होती है। अच्छा, जैसे अभी मैंने देखा कि मेरे पास आया था 686 और 686, भाई यही तो मिला था। 6 अंकों की एक ऐसी संख्या जिसमें 3-3 अंकों के 2 पेयर हों, 7, 11, 13 तीनों से विभाजित होगी। मैं आप लोगों से कहता हूं कि 3-3 अंकों के पेयर की बात करी तो मैं 3-3 अंकों के पेयर ही बना लेता हूं। मैंने इन 3 अंकों के क्या बना लिए? 2 पेयर। कितने कितने अंकों के पेयर बनाने? 3-3 अंकों के। मैं आप लोगों से कहता हूं कि इन दोनों का मुझे डिफरेंस बता दो कितना आएगा। तो आपने बोला इन दोनों का डिफरेंस आया, वो डिफरेंस कितना आया? 0। डिफरेंस कितना आया? 0। इसी प्रकार अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मेरे पास एक संख्या और दे रखी है। क्या दे रखी है? 237 और 328। 237, 328 कितने कितने को पेयर बनाना है? 3-3 का। तो मैंने बोला कि यहां भी मैंने 3 का पेयर बना दिया और यहां भी कितने का पेयर बना दिया? 3 का। मैं आप लोगों से कहता हूं तो मुझे तो वापस एक ही चीज बता दो। क्या बता दो? इन दोनों का डिफरेंस। चलो डिफरेंस निकालते हैं। 8 में 7 गया 1, 12 में से 3 गए 9, तो कितना आया डिफरेंस? 91। अच्छा जी, पहले मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं, फिर मैं आपको सारी कहानी बताऊंगा कि सारी कहानी में कर क्या रहा हूं। इसी प्रकार मेरे पास एक संख्या और है। एक संख्या मेरे पास क्या है? चलिए, मैंने क्या कहा? हमें पेयर बनाना है वापस कितने का? 3-3 का। पेयर मुझे वापस कितने का बनाना है? 3-3 का। और पेयर बनाने के बाद मुझे करना क्या है? डिफरेंस लेना है। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं, बड़े में से छोटे को घटा देता हूं। 4 में से 4 गया 0, 11 में से 9 गए 2,
5 में से 3 गया 2, डिफरेंस कितना आया 220। अब सुन लेना बहुत ध्यान से कि मैं आपको कहानी बताना क्या चाह रहा हूं। मैंने बोला कोई भी संख्या हो, कितने ही अंकों की हो, मुझे हमेशा पेयर कितने के बनाने हैं 3-3 के। पेयर कितने के बनाने हैं 3-3 के। 3-3 के पेयर बनाने के बाद यदि डिफरेंस यानी अंतर 0 हो या 7, 11, 13 का गुणज हो, 7, 11, 13 का गुणज हो, तो वह संख्या अगर 7 का गुणज है तो 7 से विभाजित होगी, 11 का गुणज है तो 11 से विभाजित होगी और 13 का गुणज है तो 13 से विभाजित होगी। कैसे, ध्यान देना। मैंने बोला इनका डिफरेंस तो कितना आया 0, और डिफरेंस 0 आया तो इसका मतलब ये संख्या 7 से भी विभाजित है, 11 से विभाजित है और 13 से भी विभाजित है। भाई डिफरेंस कितना आया 0, तो मतलब 7 से विभाजित, 11 से भी और 13 से भी। यहां पर डिफरेंस आया 91। तो मैंने बोला क्या 91 7 का गुणज है क्या? 91 बिल्कुल भाई 7 का गुणज है 13 बार। कितनी बार? 13 बार। 13 7 91, 7 को 13 से गुणा करोगे 91, मतलब ये संख्या 7 से आपकी विभाजित है। मैं बात करूं 11 की, मैंने बोला 91 11 से विभाजित नहीं है, मतलब ये संख्या 11 से विभाजित भी नहीं होगी। ये 13 का भी गुणज है तो ये संख्या कितने से विभाजित होगी? 13 से। कहने का मतलब मैंने अंतर निकाला, और अंतर अगर तीनों में से किसी से भी विभाजित है, किसी का भी गुणज है, तो वो संख्या उससे विभाजित हो जाएगी। 0 तीनों से विभाजित है तो तीनों से पूरी संख्या विभाजित है। 91 11 से विभाजित नहीं है तो ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। अच्छा, अब मैं बात करता हूं 220 की। मैंने देखा 220 क्या 7 से विभाजित है? 7 के 21 नहीं है तो 7 से विभाजित नहीं होगी। 11 दूनी 22, तो ये संख्या 11 से विभाजित है, 13 से नहीं जा रहा, तो ये संख्या केवल किससे विभाजित है? 11 से विभाजित होगी। ये संख्या केवल कितने से विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी। अब आपके मन में आता है कि सर आपने तो ये क्या करा कि 6 अंकों की ही संख्या ली, 3-3 का पेयर बड़े आराम से बना लिया। मैं कहता हूं क्यों घबराते हो? मैंने बोला चलो हम इस बार 6 अंकों की संख्या नहीं लेते, हम कम के ले लेते हैं। तो मैंने संख्या ली 5922। अब दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई? हमें पेयर तो कितने अंकों का बनाना है? 3 अंकों का, लेकिन यहां पर तो अंक ही कितने हैं? 4। तो अगर मैं यहां पर पेयर बनाता हूं तो मेरा एक पेयर तो ये बन गया 3 अंकों का। अब एक अंक बच गया। अब इसका पेयर कैसे बनाए? मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करो भाई, इसके आगे मैंने क्या लगा दिया? 0। भाई किसी भी संख्या के आगे 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपके 3 अंकों का पेयर भी बन गया क्या? जी बिल्कुल बन गया। मैंने कहा डिफरेंस निकाल लो। मैंने क्या कहा? डिफरेंस निकाल लो। तो मैंने बोला 922 में से 5 गया तो आपके पास बचा कितना? 917। कितना बचा? 917। मैं देखता हूं 917 7 से विभाजित है तो ये संख्या 7 से विभाजित होगी। क्या 11 से विभाजित है? क्या 11 से विभाजित नहीं है तो 11 से विभाजित नहीं होगी। क्या 13 से विभाजित है? 13 से भी नहीं है। तो ये संख्या केवल आपकी कितने से विभाजित होगी? 7 से। ये संख्या केवल कितने से विभाजित होगी? 7 से। अच्छा, एक एग्जांपल और उठा लेता हूं मैं ऐसा। तो मैंने एक संख्या और ले ली, कितनी ली है? 1189। 1189। मैंने कहा पेयर बना दो, तो 3 का पेयर तो मैंने ये बनाया, और अब मेरे पास पेयर नहीं बन रहा है तो हमें पता है क्या लगाना है? 0। तो मैंने क्या लगा दिया? 0। चलिए, तो एक पेयर मेरा ये बन गया, एक पेयर मेरा ये बन गया। मैंने कहा क्या करना है? अंतर निकालना है। तो 189 में से एक गया तो बचा कितना? 188। क्या 7 से विभाजित है क्या? तो मैं देखता हूं क्या ये संख्या 7 से विभाजित है क्या। तो मैंने देखा 188 7 से विभाजित नहीं है। 7 दूनी 14, 4 बचा, नहीं जा रहा। 11 से विभाजित है क्या? 11 एकम 11, 7 11 से भी नहीं है। क्या 13 से है क्या? 13 एकम 13, 13 से। मतलब ये संख्या ना तो 7 से विभाजित है, ना 11 से विभाजित है, ना 13 से विभाजित है। ये संख्या तीनों में से किसी से भी विभाजित नहीं हो रही है। तो ये आपके 7 11 व 13 का भाजकता का नियम था। आशा करता हूं चीजें समझ में आ रही हैं। समझ में आ रही हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अब बात करते हैं आगे।
वापस बोल रहा हूं, भाजकता के नियम आपके हर जगह काम आएंगे, हर टॉपिक में काम आएंगे, लघुत्तम समावर्ती में ये बहुत ज्यादा काम आएंगे। क्यों? या तो आप उनके पूरे मेथड अप्लाई कीजिए फिर एलसीएम एचसीएफ में, या अगर आपको भाजकता के नियम आते हैं तो सीधे भाजकता के नियम से उन क्वेश्चनों को सोल्व करते चलेंगे। चलो अब मैं आगे बात करता हूं केवल 11 से। अभी तो हमने बात करी 7, 11वें 13 की। अब मैं बात करता हूं केवल 11 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। केवल 11 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? तो अगर मैं बात करूं केवल 11 से विभाजित संख्या, तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि 11 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। तो जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल से आप लोगों को ये चीजें समझाता हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया 1331। मैं कहता हूं इसमें सम और विषम स्थान ढूंढ लीजिए, सम और विषम स्थान ढूंढ लीजिए। तो कहीं से भी आप देख सकते हैं, आगे से या पीछे से, कहीं से भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं है। मैंने बोला इसको मैं 1 नंबरिंग दे देता हूं, इसको मैंने 2 नंबरिंग दे दिया, इसको मैंने 3 नंबरिंग दे दिया, इसको मैंने 4 नंबरिंग दे दिया। तो मैंने बोला ये विषम स्थान है आपका, ये आपका कैसा स्थान है? विषम स्थान। ये भी आपका कैसा स्थान है? विषम स्थान। तो विषम स्थानों के अंकों का योग करता हूं, 3 और 1 4। ये भी आपका विषम स्थान 3 नंबर का, 1 नंबर का भी आपका कौन सा स्थान है? विषम स्थान। तो ये आपका विषम स्थान हो गया, और ये भी आपका कौन सा स्थान हो गया? विषम स्थान। 2 और 4 कौन से स्थान है? सम स्थान। तो मैंने विषम स्थानों के अंकों का योग किया 4। अब मैं कर लेता हूं सम स्थानों के अंकों का योग। तो 3 और 1 आपका कितना आ गया? 4। मैंने कहा विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर। मैंने दोनों का क्या निकाला? अंतर। या तो अंतर आपका आ जाए कितना? 0। या तो अंतर कितना आ जाए? 0, या फिर आ जाए 11 का गुणज। तो वो संख्या कितने से विभाजित हो जाएगी? 11 से। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने ले लिया 14,641। मैं नंबरिंग दे देता हूं, कहीं से दे लो, आगे या पीछे से। 1 2 3 4 और 5। अब मैं यहां पर विषम स्थान निकालता हूं। तो मैंने बोला ये मेरा विषम स्थान हो जाता है एक, तो एक विषम स्थान मेरा 3 नंबर का हो जाता है, और एक विषम स्थान मेरा 5 नंबर का हो जाता है। तीनों के अंकों का योग, तीनों के अंकों का योग। तो 1 और 6 7, 7 और 1 8, कितना आया? 8। सम स्थानों के अंकों का योग कितना आया? 8। दोनों का अंतर कितना आया? 0। दोनों का अंतर कितना आया? 0। तो मेरा कहने का मतलब केवल इतना सा है, वे संख्याएं, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिनकी सम व विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। 0 या 11 का गुणज हो तो वे संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होंगी। अगर मान लीजिए यहां पर 11 आ जाता, 0 की जगह क्या आ जाता? 11, तो 11 11 गुणज 22 आ जाता, 22 11 गुणज, तो तब भी ये संख्या कितने से विभाजित होती? 11 से। नोट कीजिए एक बार। बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। आप बस चीजों को अच्छे से समझते हुए चलना। तो बच्चा, आज के लिए हमारा इतना ही है। इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे और काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आज का सेशन हमारे लिए इतना ही है। पसंद आई ये वीडियो, शेयर जरूर करना अपने सभी फ्रेंड्स को। तो धन्यवाद।